नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। उन खास पड़ावों को समझते हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। ये कहानी है व्यापार की, जीत की और आखिर में आजादी की। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने लगी और एक नए देश के जन्म का कारण बनी? इस सवाल का जवाब ही आधुनिक भारत की पूरी कहानी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कैसे व्यापार साम्राज्य में बदला, फिर आजादी के लिए जो शुरुआती लड़ाइयां लड़ी गईं, उसके बाद कैसे एक राष्ट्रीय पहचान बनी, फिर देखेंगे आजादी की वो लंबी लड़ाई और आखिर में एक नए आधुनिक राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी जंग या हमले से नहीं होती, बल्कि होती है व्यापार से। और ये समझने के लिए कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने आखिर सत्ता पर कब्जा किया कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाकर उस वक्त के भारत को देखना होगा। देखिए, 1498 में वास्को दी गामा ने समुद्री रास्ता खोज लिया। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच सब भारत पहुंचने लगे। और वो ऐसे समय में आए जब भारत की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी। खासतौर पर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता बिखरने लगी थी और इसी बिखराव ने इन यूरोपीय कंपनियों को अपना पैर जमाने का मौका दे दिया। तो उस वक्त मैदान में दो बिल्कुल अलग खिलाड़ी थे। एक तरफ था बिखरता हुआ मुगल साम्राज्य, जो अवध, बंगाल, दक्कन जैसे छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं था। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार को लेकर बहुत एग्रेसिव थी, जिसके पास अपनी संगठित सेना थी और जिसका मकसद बिल्कुल साफ था। और फिर वो दो लड़ाइयां हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये टर्निंग पॉइंट्स थे। इन दो जीतों के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो बंगाल की असली मालिक बन गई। फिर 1765 में उन्हें मिला दीवानी का अधिकार। अब ये दीवानी क्या थी? ये सिर्फ टैक्स वसूलने का हक नहीं था। इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर इलाकों का पूरा खजाना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ लीगली कंपनी के हाथ में आ गया। बस यहीं से व्यापार पूरी तरह से साम्राज्य बन गया। अब ऐसा नहीं है कि इस नए शासन को सबने चुपचाप मान लिया। बिल्कुल नहीं। असल में विरोध की आग तो पहले दिन से ही सुलग रही थी पूरे देश में। 1857 से बहुत पहले ही जगह जगह पर आम लोग और आदिवासी समुदाय विद्रोह कर रहे थे और वजहें भी लगभग हर जगह एक जैसी ही थीं। जमीन पर इतना ज्यादा टैक्स कि किसान बर्बाद हो गए। देश के छोटे मोटे उद्योग धंधे चौपट हो गए। एक एक करके रियासतों पर कब्जा होता गया और तो और लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में भी दखल दिया जाने लगा। और ये मत सोचिए कि ये बस छोटे मोटे झगड़े थे। नहीं, 1857 से कई दशक पहले ही संगठित होकर आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी। जैसे 1809 में त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने खुलेआम ऐलान किया था, मैं आप सभी से हथियार उठाने, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने और देश को बचाने का आह्वान करता हूँ। ये एक संगठित लड़ाई की पुकार थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो भारत था, जो सैकड़ों रियासतों, अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में बटा हुआ था, वो खुद को एक देश, एक राष्ट्र की तरह कैसे देखने लगा? ये आइडिया आया कहाँ से? और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के ही एक कदम से हुई। उन्होंने यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। उनका मकसद तो था कि ऐसे पढ़े लिखे भारतीय तैयार हों जो उनका राज चलाने में मदद करें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसी पढ़ाई लिखाई ने भारतीयों को राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजादी जैसे नए विचारों से मिलवाया। और फिर क्या था? पढ़े लिखे भारतीयों की एक नई पीढ़ी ने इन्हीं विचारों को अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये सब एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए। इनसे एक पढ़ा लिखा तबका सामने आया। इस तबके ने फिर अपने राजनीतिक संगठन बनाए और इन्हीं संगठनों से आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था का जन्म हुआ। और साल 1885 ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी साल बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो पूरे भारत की आवाज बन सकता था। यहीं से संगठित राष्ट्रवाद की एक नई शुरुआत हुई। तो अब हम पहुंचते हैं इस लड़ाई के आखिरी और सबसे अहम दौर में। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की चिट्ठियों और याचिकाओं तक सीमित नहीं थी।
अब ये एक जन आंदोलन बन चुकी थी जिसमें लाखों करोड़ों आम लोग शामिल थे। और इस दौर का एक ही नारा था, एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य। अब स्वराज का मतलब भी समय के साथ बदला। शुरू में इसका मतलब था कि ब्रिटिश राज के अंदर ही हमें अपने अधिकार मिले, लेकिन धीरे धीरे इसका सिर्फ एक ही मतलब रह गया, पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1942 आते आते माहौल कितना बदल चुका था, इसका अंदाजा महात्मा गांधी के इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। जब क्रिप्स मिशन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर दिया, तो गांधी जी ने कहा था, ये एक दिवालिया हो रहे बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक था। मतलब साफ था, अब आधे अधूरे वादों का वक्त जा चुका था, अब सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए था। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। 1946 में कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया और फिर फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान कर दिया कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। और इसी के साथ देश के बंटवारे और आजादी का मुश्किल रास्ता खुल गया। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक नए राष्ट्र का जन्म। 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिल गई, लेकिन यह सफर का अंत नहीं था। असल में यह तो एक और भी मुश्किल सफर की शुरुआत थी। सोचिए, आजादी के वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल करना। यह काम आसान नहीं था। कहीं जूनागढ़ में लोगों से वोटिंग कराई गई तो हैदराबाद में पुलिस एक्शन लेना पड़ा, और कश्मीर का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हुआ। हर जगह अलग तरीका अपनाना पड़ा। और इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा काम चल रहा था, देश के लिए एक संविधान बनाना। 1947 से 1949 तक संविधान सभा ने मिलकर भारत का संविधान तैयार किया। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसी ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। तो एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, सदियों की लड़ाइयों और मेहनत के बाद मिली ये आजादी क्या आखिरी मंजिल थी, या भारत को बनाने का ये काम आज भी चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।